हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि एसएमई सेगमेंट के अंदर में आईपीओ से पैसे उठाने वाली है। और कंपनी जो है बेसिकली वायर के अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बनाने का काम करती है। उसको देखते हैं किस टाइप से। कंपनी का जो नाम है वो है गेबियन टेक्नोलॉजीज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट हट जाएगा, अब स्टॉक मार्केट से पैसे उठा रही है तो प्राइवेट हट जाता है, लिमिटेड रह जाता है। तो इसका जो नाम है गेबियन टेक्नोलॉजीज़ इंडिया लिमिटेड है कंपनी का। 109 करोड़ रुपए की इन्होंने खुद की वैल्यू लगाई है। इसका आईपीओ 6 जनवरी से 8 जनवरी के बीच में खुलने वाला है। 81 रुपये के प्राइस के ऊपर में, पर शेयर के प्राइस में ये आईपीओ में रेट इन्होंने लगाई है। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी टोटल पैसे उठा रही है वो 29 करोड़ रुपीज़ उठा रही है। और जो कंपनी के पास में मालिकाना हक प्रमोटर्स के पास में रह जाने वाला है, कंपनी का मालिकाना हक, वो लगभग 73-74% के आसपास में रह जाने वाला है। दैट्स ग्रेट, दैट्स नाइस। मतलब ज़्यादा स्टेक जो है कंपनी के प्रमोटर्स नहीं दे रहे हैं इस आईपीओ के थ्रू। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी क्या काम करती है तो मैं आपको पिक्चर्स के थ्रू दिखा देता हूँ सो दैट यू कैन हैव द क्लियर अंडरस्टैंडिंग। इस टाइप के आपने जाल देखे होंगे जो पहाड़ों के ऊपर में, जैसे पत्थर ना गिरें, पहाड़ों के साइड में लगा दिए जाते हैं, या फिर जो नया घर बनाता है जिसमें ऊपर कोई मतलब बड़े पहाड़ हों या फिर जो भी हों, या फिर एक उसको दीवार खड़ी करनी है जो कि उसको सीमेंट वगैरह का यूज़ नहीं करना, तो इस टाइप के एक तारों का एक जंजाल सा वो यूज़ करता है, उसमें पत्थर से भर देता है इस टाइप से। तो बेसिकली ये जो वायर वाला जो चीज़ है, जो प्रोडक्ट है, ये कंपनी बनाने का काम करती है। ये स्टील के भी बनते हैं, रीइंफोर्सिंग वाले जो वायर्स होते हैं ये स्टील के भी बनते हैं, आयरन के भी बनते हैं, एसएस के भी बनते हैं। एक ये गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है, इसका भी बनता है, जीएस जिसको हम बोलते हैं, उसके भी बनते हैं। एंड साथ में ये दूसरे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स और बनते हैं इसी टाइप से। जैसे सैंड है, सैंड उड़ रही है तो उसको रोकने के लिए कुछ एक जो जूट होता है, राइट, जो कि अपने घास फूस का बनता है, उससे भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जो कि जो फ्लो ऑफ सोइल है उसको रोका जा सके, तो वो भी प्रोडक्ट की कंपनी बनाती है। पॉइंट ये है कि कंपनी प्रोडक्ट क्यों बनाती है। कंपनी क्या करती है कि प्रोजेक्ट लेती है। जैसे मान के चलो कि पहाड़ के पास में कोई प्रोजेक्ट है कि टनल निकलनी है, या फिर कोई घर बना रहा है, तो उसको अपनी प्रोडक्शन के लिए एक जाल लगवाना है, तो वो बंदा क्या होता है, वो कंपनी या फिर जो भी है इनको ऑर्डर देती है कि आप ये लगा के दो हमें। तो ये क्या करती है, खुद मैन्युफैक्चर भी करती है, लगा के भी देती है, और जो दूसरी कंपनियां लगाने का काम करती हैं उनको ये बना करके देती भी है। सो इसके पास में तीनों है, मैन्युफैक्चरिंग भी है, सर्विस प्रोवाइडर भी है, ये सारे काम करती है, और साथ में कहीं और से माल खरीद के भी देने का काम करती है। तो वी नो की कंपनी क्या काम करती है बेसिकली। अब इस टाइप के और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं इन प्रोडक्ट्स के, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, बिकॉज ये लोहे के तारों का भी बनाती है, साथ में इस टाइप की डिज़ाइनिंग भी बनाती है, और साथ में वेल्डिंग करके जो सरिये होते हैं उनको उससे भी फिर जंजाल बनाती है। तो किसी भी टाइप को अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए तो ये बनाने के काम आज के दिन करती है। और जियो मेम्ब्रेन जो होती है, एचडीपी जियो मेम्ब्रेन भी होती है, जो कि जैसे राजस्थान हो गया, यहाँ पर आपको तालाब बनवाना है तो आप बेसिकली एक तिरपाल लगवाते हो, बिछवाते हो उस तालाब के अंदर में, गड्ढा खुदवा लिया, उसमें आपको पूरे में एक काले रंग ये जो तिरपाल हो उसको बिछाना होता है ताकि वो स्टोर रह सके पानी। तो ये तिरपाल भी बनाने का आज के दिन ये काम करती है। सो बेसिकली काफ़ी प्रोजेक्ट के हिसाब से इनके पास में प्रोजेक्ट्स हैं। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि इतनी छोटी कंपनी होगी, इतने सारे प्रोडक्ट कैसे बना पा रही है। ये मेरे को वहाँ पर थोड़ा सा डाउट देखने को मिल रहा है कि इतने ज़्यादा इन्होंने हाथ फैला रखे हैं कि ये कहीं खुद ही ना गिर जाएं। मतलब इतने ज़्यादा इन्होंने हाथ एक नाव में रख रखा, दूसरी नाव में, दूसरा हाथ पाँव कहीं और रखा हुआ है, कहीं खुद ही ना समुद्र में डूब के मर जाएँ। तो ये तो मेरे को इनको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। बाकी क्योंकि बहुत ज़्यादा हाथ फैला रखे हैं, या तो स्टील वाले सेगमेंट में रहो, या फिर त्रिपाल वाले में रहो, या फिर ये जो एचडीपी या फिर मेटल जो प्लास्टिक के जो प्रोडक्ट्स बने उनमें रहो, किसी में रहो, बट एक डिफाइन कर लो कि मेरा ये जोन है, राइट। बिकॉज अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग मशीनरी चाहिए, तो फिर हर जगह साथ, तो मेरे को इतनी छोटी होते हुए तो ये थोड़ा सा डाउट बन रहा है इस कंपनी को लेकर। नाउ वी नो कि कंपनी क्या काम करती है। अब कंपनी प्रोजेक्ट लेती है तो प्रोजेक्ट जो होते हैं कंपनी गवर्नमेंट से भी लेती है, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स भी लेती है, और सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी लेती है। सब कॉन्ट्रैक्ट मतलब किसी और ने कॉन्ट्रैक्ट लिया बड़ा, चाहे वो प्राइवेट से या सरकार से, और कंपनी को उस कॉन्ट्रैक्ट का एक छोटा हिस्सा दे दे कि ये वाला पर्टिकुलर काम आप करो, इतने बड़े ऑर्डर का काम आप करो। तो वो काम भी कंपनी करती है। अब यहाँ पर डिफेंस का नाम इन्होंने जोड़ दिया है, जिसकी वजह से कंपनी को अच्छी लिस्टिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि डिफेंस का, रेलवे का, इनका नाम जुड़ते ही चार चांद लग जाते हैं कंपनी में, चाहे कंपनी में धेला वैल्यू ना हो। खैर, तो इन्होंने डिफेंस के भी प्रोजेक्ट यहाँ पर किए हुए नज़र आ रहे हैं। दैट्स नाइस। अब थोड़ा सा हम कंपनी की आरएचपी को समझने से पहले कंपनी की एक चीज़ और दिखा देता हूँ। दैट इज़ दी, इसका जो आईपीओ लेके कौन है, तो GYR कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड वाले इस कंपनी का आईपीओ लेके आ रहे हैं। और उनकी जो पास्ट में परफॉर्मेंसेज रही हैं, राइट, वो कैसी रही हैं। ओके, यहाँ पे अभी आई थिंक काम नहीं कर रहा है,
ठीक मतलब नॉर्मल ऑन एन एवरेज इनकी परफॉर्मेंस है बेसिकली, मैं अगर आपको बताऊँ तो। अभी ओपन नहीं हो रहा, मैंने पहले ओपन करके देखा था, तो ऑन एन एवरेज ओपन है, मतलब ऑन एन एवरेज इनकी जो है परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी कि एट पार ये वैल्यू लगाने की कोशिश करते हैं। तो दोनों तरफ से ही यह बीच में रहने की कोशिश करते हैं, ना जो प्रमोटर है उसको फ़ायदा देने की कोशिश करते हैं, ना इन्वेस्टर। नेक्स्ट अब थोड़ा सा इन कि हम RHP में अगर नज़र डालते हैं तो यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा जो है डिटेल्स देखने को मिलती हैं। उन डिटेल्स को समझने के लिए लेट्स सी, तो यहाँ पर देखने मिला जो जितने भी पैसे कंपनी उठा रही है IPO से उसका क्या करने वाले, तो बोल रही है कि हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, बिकॉज प्रोजेक्ट्स कंपनी के पास में आते हैं, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत है। दैट मीन्स कि कंपनी को कैश की ज़रूरत है, काम पड़ा है, कैश नहीं है, कैश अटक रहा है, इसलिए कंपनी बोलेगी IPO से पैसे से हम प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। प्रॉब्लम ये है, तो बेसिक रीज़न है, इतना कुछ खास मतलब सर घुमा देने वाला रीज़न नहीं है, बहुत ही बेसिक सा रीज़न दिया है। बिकॉज इतना बेसिक रीज़न क्यों देती हैं कंपनी, बेसिकली वर्किंग कैपिटल का ही नाम क्यों लेती है मोस्ट ऑफ द कंपनी, बिकॉज अगर उन्होंने किसी पर्टिकुलर चीज़ का या एक्सटेंशन का या फिर नाम लिया, अगर कि हम ये पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर हम अपने आप को एक्सपेंड करेंगे, तो उनको उसकी उस चीज़ की पूरी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। तो इन्होंने वर्किंग कैपिटल का नाम दे दिया, तो अब उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत है नहीं, बोला कि हम बस कंपनी में काम में लेने वाले हैं, ठीक है, रोज़मर्रा का काम है, ये हमारे प्रोजेक्ट है, इनको कंप्लीट करेंगे, कोई इन्फॉर्मेशन देने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, पैसे उठा के गबन कर जाती हैं। तो मोस्टली जो कंपनियाँ गबन करने वाली होती हैं पैसा, या फिर टूटने वाली होती हैं या फिर लूटने वाली कंपनी होती हैं, वो मोस्टली वर्किंग कैपिटल का ही सहारा लेती हैं। इसलिए जब वर्किंग कैपिटल आ जाता है तो थोड़ा सा सतर्क हो जाना सही रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी के ऊपर में क्रिमिनल जो केसेस वगैरह वो तो नहीं देखने मिले, बट मटेरियल सिविल लिटिगेशन ज़रूर देखने को मिल रहे हैं, केसेस ज़रूर देखने को मिल रहे हैं मटेरियल सिविल लिटिगेशंस। वो जो हैं, एक तो ये देखो आपने ये स्वास्तिक पॉलीविनाइल वाले प्राइवेट लिमिटेड वालों ने कर रखा है इनके ऊपर में, एंड वो क्यों कर रखा है कि इन्होंने हमें पेमेंट नहीं दिया, हमसे माल मंगवा लिया और हमको पेमेंट नहीं दिया, ये केस कर रखा है। साथ में ही एक ऑफिशियल इन्होंने भी कर रखा है, राइट, इन्होंने भी क्या कर रखा है उसको आप लोग यहाँ पर आराम से पॉज करके पढ़ सकते हैं। बट द पॉइंट इज़ कि ये क्या बोल रहे हैं तो सिविल लिटिगेशंस तो हैं, और उनकी जो थोड़ी गंभीरता है वो भी थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल रही है। ये थोड़ा सा इसलिए मैंने आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि ये केसेस किस चीज़ से रिलेटेड हैं, राइट। साथ में ही जो लेबर डिपार्टमेंट है उन्होंने भी इनके ऊपर केस कर रखे हैं, तो ये थोड़ा सा इनके ऊपर में सीरियसनेस दिखाती है कि कंपनी जो है, जो मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा ढीला है मामलों को लेकर के, राइट। पेमेंट को रोक लेना सप्लायर के, फिर लेबर का पेमेंट रोक देना, और दूसरा आप एट्रिशन रेट देखोगे, जो एम्प्लॉइज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा छोड़ के जाते हैं कंपनी को, तो वो भी एक रिस्क की पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दूसरा, इसकी जो शुरुआत है 2009 के अंदर में हुई है, फिर इन्होंने ये माइलस्टोन्स वगैरह अचीव किए हैं, और बाकी यहाँ पर 2008 में इसकी शुरुआत हुई है, बाकी मेनली जो है 2009 के अंदर में बेसिकली इसकी शुरुआत हो गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इसकी 2 सब्सिडरीज हैं, एक है गिबियन टेक्नोलॉजीज BD लिमिटेड, राइट। इसका कुछ खास आज के दिन धंधा नहीं चल रहा है, बट ये जो दूसरी सब्सिडरी गिबियन टेक्नोलॉजीज नेपाल प्राइवेट लिमिटेड, इसमें ज़रूर रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट ये इनका रेवेन्यू जो सेकंड सब्सिडरी है उसमें थोड़ा सा रेवेन्यू ज़रूर देखने को मिल रहा है, जिसको आप लोग इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट, आज के दिन मधुसूदन सारदा जी इस कंपनी को चला रहे हैं, एंड यहाँ पर आई थिंक जो पति पत्नी है वो इस कंपनी को आज के दिन चलाते हुए दिख रहे हैं। दोनों के पास में एक्सपीरियंस जो है कुछ ज़्यादा नहीं है, बट नॉर्मल सा एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर एक जरूर मैं आपको ध्यान लेके जाना चाहूँगा, एक विनीता गौतम नाम से हैं जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं इस कंपनी में काम करें। वो एक ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी जिसका नाम है सेलेकॉर गैजेट्स लिमिटेड, उसके अंदर में भी डायरेक्टरशिप होल्ड करती हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कौन होते हैं? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं जो कि फाइनेंस का डिपार्टमेंट या लॉ के जो नॉलेज होता है, मतलब जो एजुकेटेड लोग होते हैं, वो उन ऐसे लोग होते हैं जिनका उस कंपनी से कुछ भी लेना देना नहीं है, उसमें कोई भी उनकी मालकियत नहीं होती है। बस वो एक डायरेक्टर की पोस्ट पे बैठते हैं, मैनेजमेंट के ऊपर बैठते हैं, और वो बस ध्यान रखते हैं कि हाँ इस कंपनी को एथिकली चल रही है और एथिकली चलाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए हम कैसे योगदान दे सकते हैं। तो वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से हो सकते, फाइनेंस की स्टडी किए हुए लोग हो सकते हैं, या फिर वो लॉ की स्टडी किए हो सकते हैं, या फिर मैनेजमेंट की स्टडी किए हुए लोग हो सकते हैं। ऐसे लोग जो कि ऑलरेडी एक गवर्नमेंट का पोर्टल है IICA नाम से, उस पोर्टल के ऊपर जो रजिस्टर्ड लोग होते हैं, वहाँ से ये कंपनियाँ जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को उठाती हैं। बाकी अपने बलबूते पर भी उठा सकती हैं, ऐसी ज़रूरत नहीं है। बस उनको बस ध्यान रखिए कि उनके पास में एक एक्सपर्टीज़ है उन लोगों के पास में, और वो उस कंपनी से एसोसिएटेड नहीं है किसी भी तरीके से, इंडिपेंडेंट है वो अपने आप में,
राइट। 1/3 एज पर इंडियन लॉ 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स किसी भी कंपनी को अपने मैनेजमेंट में रखना ज़रूरी है, कंपलसरी है। मोस्टली कंपनियां 50% तक रख लेती हैं। तो इस कंपनी का अगर आप लोग मैनेजमेंट चेक करोगे तो यहाँ पर 50% तक के आसपास में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और यहाँ पर 6 लोग ही हैं बेसिकली देखा जाए तो। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंपनी का जो लोगो है, जो नाम है, वो आज के दिन रजिस्टर्ड है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रही है, जो ये 2 प्रॉपर्टीज़ ज़रूर ओन्ड हैं, बाकी जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी लीज़ के ऊपर में है, और सारी लीज़ पर ही होना लाजमी है, बिकॉज कंपनी के जो प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ पर कुछ टाइम के लिए कंपनी किराए पर लेती है प्रॉपर्टी को, फिर प्रोजेक्ट कंप्लीट करके वहाँ पे आ जाती है। तो बेसिक रीज़न है, वहाँ पे भी कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी के जो कस्टमर्स हैं, जो 3 साल पहले भी डिपेंडेंसी ऑन सिंगल कस्टमर नहीं थी, अभी भी सिंगल कस्टमर पर डिपेंडेंसी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही। तो दैट मीन्स कि कंपनी पास में काम आता है, करती है, काम खत्म। तो दैट्स नाइस अगेन। कंपनी जो एम्प्लॉइज़ हैं वो यहाँ पर एट्रिशन रेट आपको देखने को मिल रहा है 45%, 55%। दैट मीन्स कि हर 200 लोगों के अंदर में से 250 लोगों में से हर साल जो है 100 लोग के आसपास में कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं। तो मैनेजमेंट पे अगेन एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि वो ज़्यादा तरीके से अपने एम्प्लॉइज़ को बेटर सिचुएशन में नहीं रख पा रहे हैं। नेक्स्ट 159 एम्प्लॉइज़ आज के दिन काम करें। बेसिकली इनका जो एट्रिशन रेट मान लो, या फिर ऐसे भी प्रोजेक्ट के हिसाब से ही इनकी जो हायरिंग है या फिर फायरिंग है वो चलती है, हायरिंग एंड फायरिंग। तो वो भी यहाँ पर मुझे एक जो है एट्रिशन रेट ज़्यादा होने का एक रीज़न नज़र आ रहा है कि प्रोजेक्ट अच्छा बड़ा मिल गया तो उसके हिसाब से हायरिंग होती है, प्रोजेक्ट के हिसाब से फिर फायरिंग हो जाती है वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होते ही। तो वो भी मुझे एक रीज़न लग रहा है जिसकी वजह से इनका एट्रिशन रेट ज़्यादा हो। तो हम इसको पूरा नेगेटिवली वे में नहीं ले सकते यहाँ पर अगेन। तो अभी तक कुछ ज़्यादा मतलब क्वेश्चन मार्क मैनेजमेंट पे उठ रहे हैं, बट इतने कुछ पुख्ता नहीं उठ रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 93% पे नज़र आ रही है। दैट्स अगेन नाइस एंड अच्छा, मतलब रिसोर्सेज को कंपनी काम में ले रही है। ये कंपनी ने कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट कर रखे हैं, जिनको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये इन्होंने 24-25 में कंप्लीट कर दिया, 22-23 में कंप्लीट किया था। तो ये आप लोग देख पा रहे हैं गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट सीधे सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ले रखे हैं, गवर्नमेंट डायरेक्ट गवर्नमेंट से भी ले रखे हैं, प्राइवेट वाले कॉन्ट्रैक्ट भी इन्होंने कंप्लीट कर रखे हैं। और मोस्टली जब स्लोप स्टेबलाइजेशन, स्लोप रिटेनिंग वॉल्स, मतलब जैसे एक पहाड़ है, पहाड़ के यहाँ पर एक बाउंड्री सी लगा दी, तारबंदी लगा दी, और उसके ऊपर में एक हार्ड वायर लगा दिया कि कोई पत्थर छोटे मोटे होते हैं उसमें अटक जाते हैं, आकर के वो सिरकते हुए नीचे नहीं आते हैं, तो उसको हम रिटेनिंग वॉल्स भी बोलते हैं। तो मोस्टली इनके वही हैं, मतलब जाल लगाने का काम है इनका। नेक्स्ट यहाँ पर देखने मिला कि इनके पास में और भी ऑर्डर बुक आज के दिन भी पड़ी हुई है, जब दिसंबर, एंड वो जो है ऑर्डर बुक आप लोग कुछ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से पड़े हुए हैं, सदर्न रेलवे की तरफ से पड़े हैं, वो अगेन वही रिटेनिंग वॉल्स, स्लोप रिटेनिंग वॉल्स, वही सेम यहाँ पर चीज़ें हैं। और यहाँ पे आज के दिन इनके पास में टोटल जो ऑर्डर बुक है वो 172 करोड़ की पड़ी हुई है इनके पास में, चाहे वो प्राइवेट से हो, चाहे वो गवर्नमेंट की हो, चाहे सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर में हो, वो इनके पास में ऑर्डर बुक है। ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं ये कंपनी बनाती है, जिसको मैं ऑलरेडी आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ, राइट। ये पानी के बहाव को रोकने के लिए, मिट्टी को रोकने के लिए, एंड राइट, ये सारे आज के दिन ये कंपनी प्रोडक्ट बना करके लगाने का काम भी करती है, खुद भी लगाने का काम करती है, साथ में दूसरों को अगर लगवाने तो वो भी ये प्रोडक्ट जो है उनको भी सप्लाई करती है, मैन्युफैक्चरर है। आज के दिन कंपनी का इंडिया में जब मोस्टली काम हो जा रहा है, इंडिया के बाहर ज़्यादा काम नहीं हो रहा है। मोस्टली जो कंपनी का रेवेन्यू है वो प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा आ रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर से कम देखने को मिल रहा है। प्राइवेट से ज़्यादा ऑर्डर्स इनके पास में रिसेंट के हिसाब से देखने को मिल रहा है। बाकी लास्ट ये पिछले सालों के अंदर में तो ठीक ठाक से ही देखने को मिल रहा है। मोस्टली प्राइवेट पे डिपेंडेंसी ज़्यादा है। अब प्राइवेट पे ज़्यादा क्यों है, इनका रेवेन्यू सबसे ज़्यादा प्राइवेट से क्यों आ रहा है? बिकॉज कंपनी अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट लेता है तो वो तो एक कॉन्ट्रैक्टर ले रहा है। अब इनकी मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्टर ले रहा है, तो कॉन्ट्रैक्टर इनसे माल खरीद रहा है, इनको प्रोजेक्ट नहीं दे रहा है। तो इनका माल जितना भी बिक रहा है वो मोस्टली प्राइवेट को ही बिक रहा है। तो इनका 50% रेवेन्यू तो के आसपास में तो जो प्राइवेट जो मैन्युफैक्चरिंग उसी से आ रहा है, तो ये सीधा का सीधा ही तो ये तो बिक गया। जो ये खुद काम में ले रहे हैं, जो बाकी रेवेन्यू है इनका ट्रेडिंग से भी आ रहा है, तो वो किससे आएगा? वो भी प्राइवेट से ही आएगा। तीसरा जो काम है जो कि ये खुद प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं, वो ज़रूर गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स के अंदर में इंक्लूड होता है। जैसे कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये गवर्नमेंट के लिए उन्होंने 15% काम किया है, तो ये बेसिकली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में इंक्लूड होता है। बाकी जितना भी काम कर रहे हैं वो तो अगर ये सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी काम कर रहे हैं तो अगेन किसी और के अंडर में काम कर रहे हैं, वो भी डायरेक्ट गवर्नमेंट के अंडर में काम नहीं कर रहे हैं। तो मोस्टली
गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स ही इनके पास, मतलब प्राइवेट के प्रोजेक्ट्स ज़्यादा हैं। दैट मीन्स कि सीधा काम नहीं आ रहा है, प्राइवेट को ये बेच रहे हैं अपना प्रोडक्ट, या मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग या फिर सब कॉन्ट्रैक्टिंग। अब यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन मार्क है कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग जो गवर्नमेंट के सब कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको ये किस तरीके से मान रहे हैं, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है मेरे को भी। बट अल्टीमेटली कंपनी का काम अच्छा चल रहा है अभी तक के हिसाब से। अब थोड़ा सा हम समझने की करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट को, उसके बाद में कंपैरिजन करेंगे कंपनी के साथ में, उसके बाद में फाइनल रिव्यू बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इस पूरी कंपनी में जो पैसा लगा हुआ है 100 करोड़ रुपीज़ आज के दिन लगे हुए हैं, जिसमें से इन्वेस्टर्स का पैसा लगभग 26 करोड़ के आसपास में ही है। दैट मीन्स की डेट टू इक्विटी रेशियो बिफोर द IPO इज़ वेरी बेकार। कंपनी का लोन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, दैट्स अगेन वेरी बैड। यहाँ पर कंपनी का शॉर्ट टर्म लोन है जो प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए, जिसको हम ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, या फिर कंपनी लेती है शॉर्ट टर्म लोन जो इसी साल चुकाने होते हैं, वो भी कंपनी का बढ़ता जा रहा है। दैट मीन्स की कंपनी जो है कैश को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रही है, ये तो साफ साफ दिख रहा है। अब कैश को जब कोई कंपनी मैनेज नहीं कर पाती तो वहाँ पर बहुत बड़ी किल्लत होती है, बिकॉज कंपनी जितना ही पैसा उठाती जाएगी वो कैश की किल्लत पहले भी थी, और वो आगे नए प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगी तो वो कैश की किल्लत फिर भी बढ़ती ही चली जाती है। तो वो वहाँ पर कंपनी का मैनेजमेंट अगेन फेल हो जाता है कैश को मैनेज करने के अंदर में। यहाँ पर उस चीज़ को अगर हम लोग चेक करते हैं तो कंपनी कैश में कहाँ दिक्कत खा रही है, तो यहाँ पर 78 करोड़ का कंप्लीट किया प्रोजेक्ट, फिर 105 का प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, फिर 101 करोड़ के कंपनी ने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, फिर 60 करोड़ के रेवेन्यू मतलब कंपनी ने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, पर अभी भी लगभग 4 महीने बचे हुए हैं, राइट। तो लगभग इस साल भी 90 CR के आसपास के प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगी। तो दैट मीन्स यहाँ पर कंपनी के पास प्रोजेक्ट होते हुए भी कंप्लीट नहीं कर पा रही, तो इनएफिशिएंसी है बिकॉज ऑफ द कैश फ्लो दिक्कत। मुझे लग रहा है कि पर्टिकुलर कैश की दिक्कत की वजह से कंपनी इनएफिशिएंट यहाँ पर हो रखी है। अब इनएफिशिएंसी है कि मैनेजमेंट ने जो है यहाँ पर इस IPO के अंदर में सिर्फ पैसा उठाने के लिए ही दिखाया गया है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको नज़र लेके जाऊँगा, कंपनी प्रॉफिट भी नहीं कमा रही है कुछ खास। क्यों? क्योंकि मोस्टली कंपनी जो प्रॉफिट दिखा रही है वो कंपनी का जो माल पीछे बच जा रहा है उसी को प्रोजेक्ट प्रॉफिट में दिखाई जा रही है। कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता है तो कंपनी माल ज़्यादा बना के रख ले, समझ में आता है कि हाँ अगले माल बिक जाएगा, बिकॉज इस साल पिछले साल 100 करोड़ का बिका था, इस साल 110 करोड़ का बिका, फिर हमें माल ज़्यादा बना के रखना है तो माल बच जाए उस कंडीशन में, समझ में आता है। बट यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता नहीं है, घटता जा रहा है, और कंपनी का माल बचता जा रहा है, तो कंपनी ने यहाँ पर कुछ न कुछ तो इन्वेंट्री के अंदर में दिक्कत कर रही है, ये तो सीधा नज़र आ रहा है। अगेन कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ठीक है, ठीक हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ठीक है, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो भी ठीक है, बट ये मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, पर्टिकुलरली माल का बच जाना। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, अगेन टाइम के साथ में प्रोजेक्ट्स बढ़ रहे हैं ठीक है, बट पिछले साल के मुकाबले फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस फिर बढ़ गए। इनएफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट ये मेरे को दिखाता है। अगेन कैश फ्लो की अगर हम लोग देखेंगे तो पैसा तो अटक ही रहा है, वैसे इन्वेंट्री में देखो चाहे ट्रेड रिसीवेबल्स में देखो, तो हर जगह पैसा अटक रहा है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कैश की किल्लत है। समझ रहे हो, ये कैश की किल्लत है, मतलब एफिशिएंट नहीं। अगेन एक चीज़ और, कंपनी का कैश अच्छा खासा आ रहा है, बट यहाँ पर जो कैश फ्लो ये थोड़ा बहुत कम नज़र आ रहा है, कि आपको देखने को मिल रहा है कि यार 3 करोड़ ही तो नेगेटिव में है, पिछले साल 1.5 करोड़ तो नेगेटिव में था। अरे ये देखो ना, 5 करोड़ इन्होंने लोन ले रखे हैं, शॉर्ट टर्म लोन, उनकी वजह से कैश इनके पास में पड़े हुए हैं। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, हालत ख़राब नहीं है, ज़्यादा ही हालत ख़राब है। अभी IPO के अब यहाँ पे उसकी वजह से हो गया, लोन उठा रहे तो इनका इंटरेस्ट पेमेंट देख रहे हो 1 करोड़ से 3 करोड़ 4 करोड़, और यहाँ पर लगभग इस साल 5 करोड़ के आसपास में इनका इंटरेस्ट पेमेंट पहुँच जाएगा। इंटरेस्ट पेमेंट, प्रॉफिट तो छोड़ो। तो कैश जो है थोड़ी दिक्कत भरी है, कैश फ्लो। सो अब फाइनल व्यू इस कंपनी के बारे में क्या बन रहा है उसको एक बार देख लेते हैं। जिससे पहले हम IPO के अंदर में जिसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, SRM कॉन्ट्रैक्टर्स, ये भी सिमिलर सही काम करते हैं, इनकी भी कैश में क्या यही किल्लत है, उसको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखने मिल रहा है बैलेंस शीट, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, तो यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा कि यस इनकी भी इन्वेंट्री के मामले में लेकर के हालत खस्ता ही है, हालत इनकी भी ख़राब है, इनकी भी कुछ खास अच्छी है नहीं। नेट प्रॉफिट से अच्छा कमा पा रहे हैं, दैट इज़ अगेन नाइस, बट हालत इनकी भी ख़राब है। तो इनको मार्केट में क्या वैल्यू दे रखी है, P रेशियो और PB रेशियो एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं। तो दैट इज़ ओवर हियर, एंड मैं एक बार कंपैरिजन आपको करवा देता हूँ, 1 सेकेंड, एंड ये रहा। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज़ 4 करोड़ नवंबर तक का। इस साल हम लोग मान के चलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें यूज़ करनी ही पड़ेगी, तो हम लोग पिछले साल का डेटा लेंगे और वो भी 6 करोड़ के हिसाब से डेटा लेंगे, बिकॉज मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूज़ करनी है हमें। एंड अगर हम लोग इसके हिसाब से भी डेटा लेते हैं ताकि हम कंपैरिजन सही से कर पाएँ, तो इसके हिसाब से भी ले सकते हैं, बट अगेन 6 करोड़ से लेंगे, बिकॉज इस साल इनका उम्मीद मुझे 6 करोड़ से ज़्यादा ऊपर जाने का लग नहीं रहा है नेट प्रॉफिट।
तो 6 करोड़ के हिसाब से यहाँ पर वैल्यू लगाई गई है 109 करोड़ की। तो जो पी रेशियो निकल के आता है वो निकल के आता है इस 18 के आसपास का, जिसको कंपेयर करते हैं तो इन्होंने ऑलरेडी एट पार वैल्यू लगा ली है। दूसरी इनका पी बी रेशियो नेटवर्थ वाइज तो वो देखने को मिल रही है, नेटवर्थ इससे 26 करोड़ और यहाँ पर 29-30 और उठा रही है, तो 26 लगभग हो गया 55 के हिसाब से देखने को मिल रहा है। अगेन 2 का पी बी रेशियो जिसको कंपैरिजन यहाँ पर करते हैं तो 4 का पी बी रेशियो, नेटवर्थ वाइज ज़रूर यहाँ पर थोड़ी सी वैल्यू है, राइट। तो इन्होंने डिफेंस का नाम यूज़ कर लिया है। इस टाइप का काम करने वाली बहुत कंपनियाँ कम हैं। ऑलरेडी जिसकी हालत कैश फ्लो में ऑलरेडी टाइट है उसको मार्केट ने ठीक ठाक वैल्यू दे रखी है, बट इन्होंने पी रेशियो वाइज कमाई के हिसाब से जितनी वैल्यू लगाई है उतनी ऑलरेडी मार्केट ने जो कॉम्पिटिटर है उसको भी उतनी ही दे रखी है वैल्यू। पी बी रेशियो वाइज ज़रूर मार्केट ने इस कंपनी को ज़्यादा वैल्यू दे रखी है, उसने पी बी रेशियो वाइज थोड़ी ज़्यादा ठीक वैल्यू लगा दी है। तो मुझे मतलब कॉन्फिडेंस तो नहीं आ रहा है इस कंपनी के अंदर में कि बहुत अच्छा ही परफॉर्म कर जाएगी। बाकी लिस्टिंग गेन के लिए आप लोग जीएमपी पे डिपेंडेंट रह सकते हैं, राइट। अभी तो आज के दिन 30% पॉजिटिव चल रहा है, बट इतना पॉजिटिव तो नहीं चलना चाहिए। ये आई थिंक जब तक लास्ट डेट आएगा आईपीओ अप्लाई करने का तब तक ये घट जाएगा। तो आई एम नॉट कॉन्फिडेंट कि इतना रहेगा, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी इस कंपनी में व्यू बनाना ठीक नहीं है। बहुत छोटी है, एट्रिशन रेट, मैनेजमेंट की इनएफिशिएंसी, कैश फ्लो की इनएफिशिएंसी, इसके बने रहने की उम्मीदें। सो आई एम नॉट होपफुल इन द लॉन्ग रन एज ऑफ टुडे। फ्यूचर में फिर से एनालिसिस करेंगे तब देखेंगे। शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी अभी व्यू बनाना ठीक नहीं, इन्होंने वैल्यू लगा ली है, राइट। लिस्टिंग गेन का आप यहाँ पे डिपेंडेंट रह सकते हैं लिस्टिंग के लिए। अगर यहाँ पर आपको मोर देन 50% लिस्टिंग गेन की उम्मीद नज़र आती है तो अप्लाई करने के बारे में सोचें, ओनली फॉर द लिस्टिंग गेन ओनली। दैट्स ऑल माई व्यू इज़ अबाउट दिस कंपनी एंड फाइनली सी यू टुमारो। आपका कोई भी क्वेश्चन मार्क होता है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी आप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर, वहाँ पर अपने भाइयों की, एक दूसरे भाइयों की मदद वहाँ पर कर सकते हैं। दैट्स ऑल, सी यू टुमारो।